लेकिन अगर जिस तरह के का केस मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं उसमें आपको ऐतराज नहीं होना चाहिए। अब पॉलिटिकल लाइंस पे ले लीजिए, यहां पे लगभग हर पॉलिटिकल पार्टी के ऑनरेबल मेंबर ने कहा कि वर्किंग ग्रुप के रिकमेंडेशंस जो है उनको इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। क्यों नहीं किया जा रहा है? क्या अफस्पा का रिकमेंडेशन वर्किंग ग्रुप में नहीं था? वर्किंग ग्रुप फॉर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स अक्रॉस द सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी इन द स्टेट, इसमें कांग्रेस, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पैंथर, सीपीआई, सीपीएम, हर पार्टी के जो है नुमाइंदे इसमें शामिल थे। Recommendation number 1.3, certain laws made operational during the period of militancy, example, the Armed Forces Special Powers Act and the Disturbed Areas Act, impinge on fundamental rights of citizens and adversely affect the public. They should be reviewed and revoked. Law and order matters should be dealt to the maximum extent possible through normal laws. तो अब आप कहते हो कि रिकमेंडेशन इंप्लीमेंट होने चाहिए, ये भी एक रिकमेंडेशन है। चलिए, ये एक काफी मतलब स्टर्न रिकमेंडेशन है। हम तो कहते हैं कि बातचीत की जानी चाहिए। जस्टिस सगीर कमेटी जो है उनके रिकमेंडेशन देख लीजिए, उसमें हर पार्टी का नुमाइंदा जो है शामिल था और सीनियर लेवल पे हमारे नेशनल लेवल के लीडर उसमें शामिल थे, बीजेपी की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से, कुछ और पार्टीज की तरफ से। उसमें क्या आया है? The center and the state government have taken all possible steps to restore normalcy in the state. The application of laws such as the Armed Forces Special Powers Act is directly related to the extent to which the ground situation is stable or otherwise, and therefore this question would need to be carefully examined periodically by a nominated group of senior officers representing the Government of India and the state government, together with a nominated group of people's representatives from the state legislature and parliament. This group will also review the application of this act to various parts of the state regularly on a district by district and tehsil by tehsil basis to explore the possibility where this act can be withdrawn on an experimental basis from any such part of the state. तो मैं क्या मांग रहा हूं ना, मैं भी वही कह रहा हूं जिस चीज पे लगभग हर पार्टी ने दस्तखत करके रिपोर्ट जो है तस्लीम किया, मैं भी वही कह रहा हूं। मैं कौन सा आपसे कह रहा हूं कि रातों रात इसको उठाने की जरूरत है? मैं कह रहा हूं कि बातचीत के जरिए कम से कम शुरुआत तो करें। हालात बेहतर हो रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। खतरा अभी भी है, उसका भी हमें मुकाबला करना होगा। बहुत से फायदे हैं स्पीकर साहब इस रियासत को, इस मुल्क को। हमारे ऊपर ये इल्जाम लगता है कि हजारों के तादाद में नौजवान जो हैं वो गायब हुए, मारे गए, उन्हें इंटरोगेशन के दौरान और बाकी वक्त में जो है इन्हें खत्म किया गया। हालांकि हकीकत ये भी है कि उनमें से कई सारे ऐसे हैं जो पार ट्रेनिंग हासिल करने के लिए गए लेकिन मिलिटेंट बन के वापस नहीं आना चाहते हैं। इस चीज को समझते हुए इस कोलिशन गवर्नमेंट ने मरकज के साथ बात करके इन लोगों की वापसी के लिए एक रास्ता तैयार किया। पहले तो हमने ये चाहा कि वो हमारे ही लाइन ऑफ कंट्रोल पे आएं और यहां से जो है एंट्री लें, लेकिन उसमें हकीकत यह है कि हमारे जो पड़ोसी हैं वो इस चीज को तस्लीम नहीं करना चाहते हैं। वो तो मतलब उनको जो है ये सूट नहीं करता कि ये लोग वापस आए। तो फिर हमारे पास और कोई चारा नहीं था, हमने नेपाल का रास्ता इस्तेमाल करना शुरू किया। अभी तक तो ठीक चल रहा था। परसों की बात है कि एक जो है गोरखपुर में एक कश्मीरी जो है लोलाब का लियाकत शाह, वो पकड़ा गया। दिल्ली पुलिस ने कहा कि ये मिलिटेंट है और ये दिल्ली में किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने के लिए आ रहा था। जम्मू कश्मीर पुलिस का मानना है कि ये सरासर गलत है। ये आदमी जो है इस रिहैबिलिटेशन पॉलिसी के तहत वापस आ रहा था, इजाजत लेके आ रहा था। हमें इसकी वापसी की जो है पूरी जानकारी थी और हम इसके इंतजार में थे। अब खुदारा मुझे बताइए स्पीकर साहब, जो आदमी किसी शॉपिंग मॉल पे हमला करने आ रहा हो वो अपनी बीवी बच्चे को लेके आएगा? मैं तो पहली बार सुन रहा हूं कि कोई मिलिटेंट जो है हमला करने के लिए आ रहा हो और एक हाथ में बीवी का हाथ और एक हाथ में बच्चों का हाथ, और वो जैसे कि वो किसी पिकनिक के लिए घूमना निकला हो। जब आते हैं ना तो एक हाथ में बंदूक और दूसरे हाथ में ग्रेनेड होता है। ये आदमी तो अपने बाल बच्चों समेत आया था। इसलिए हमने जो है मरकज के साथ ये टेकअप किया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर इस बार
इस आदमी को इस तरह किया गया, तो जो बाकी लोग इस पॉलिसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं वापस आने के लिए, वो पीछे हट जाएंगे। और क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि दिल्ली पुलिस और जे.एंड.के पुलिस का इस मामले पे झगड़ा हो, मैंने होम मिनिस्टर साहब से गुजारिश की कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA के तहत जो है इस केस को एग्जामिन किया जाए, दूध का दूध पानी का पानी, क्योंकि इसमें उनका कोई जो है जाती इसमें कोई उनकी दिलचस्पी होगी नहीं। हमने उनसे गुजारिश की है कि टाइम बाउंड मैनर पे इसको एग्जामिन किया जाए और जो फैक्ट्स हैं वो शेयर किए जाएं। आज दोपहर को होम मिनिस्टर साहब ने इस बात की मंजूरी दी है और केस जो है NIA के हवाले की गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि कम वक्त के अंदर अंदर तमाम फैक्ट्स जो हैं वो लोगों के सामने पेश किए जाएंगे। हम हुर्रियत का मुकाबला पॉलिटिकली क्यों नहीं करते, ये इंजीनियर रशीद साहब ने पूछा। हम तो करते हैं, हम तो रोज पॉलिटिकली उनका मुकाबला करते हैं। मुसीबत यह है कि वो पॉलिटिकली हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार नहीं है। अगर वो पॉलिटिकली हमारा मुकाबला करने के लिए तैयार होते तो बंदूक का आज इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, पत्थरों का इस्तेमाल आज नहीं हो रहा होता। आप जिन लोगों की वकालत कर रहे हो वो लोग हमारा सियासी मुकाबला नहीं करना चाहते। अगर वो हमारा सियासी मुकाबला करना चाहते तो वो इस तरह कैलेंडर जारी नहीं कर रहे होते। वो रोज हर जुमा जो है वो इस तरह लोगों से नहीं कहते कि मस्जिद से आने के बाद जो है आप एहतजाज करो। वो हर तकरीर के बाद लोगों से पत्थर नहीं फेंकवा रहे होते। इंजीनियर रशीद साहब, मुझे एक जगह बताइए जहां पे लोगों ने पीसफुल प्रोटेस्ट किया हो और जहां पुलिस या CRPF की तरफ से सख्ती की गई हो। एक जगह बताइए मुझे, शायद एक जगह भी आप मुझे नहीं दिखा पाओगे। इस अफजल गुरु के फांसी के बाद कई ऐसी जगहें हैं जहां पे लोगों ने बाहर आके जुलूस निकाला, नारे दिए, लेकिन पत्थर नहीं फेंके। वहां एक जगह भी पुलिस ने ताकत का इस्तेमाल नहीं किया, एक जगह भी टीयर गैस या लाठी नहीं चली। जनाब, ये सबक आप हमें मत सिखाइए, ये सबक आप उन लोगों को सिखाइए जो अपने घरों में बैठ के ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं और लोगों के ऊपर मुसीबत जो है वो लोगों को मुश्किलात में डाल रहे हैं, जो अपनी कमाई तो कर रहे हैं लेकिन लोगों की कमाई में जो है रुकावट डाल रहे हैं। आप अपना पैगाम जो है उन लोगों को सुनाइए। हम तो हमेशा सियासी मुकाबला करने के लिए तैयार होते, इसलिए तो हम सियासत में आए हैं। हम तो किसी से पत्थर फेंकने की बात नहीं करते। ये जिन लोगों की आप नुमाइंदगी कर रहे हो उनका बयान नहीं था जब पिछले दिनों अनंतनाग में वो बेचारा ट्रक ड्राइवर मारा गया, पत्थरों से मारा गया, और मैंने जब उस पर बात की, जवाब क्या मिला आपके एक सीनियर लीडर से, यहां पथराव तो हमारी मजबूरी है। मैं तब भी नौजवानों से कहूंगा कि थोड़ा सा वो हौसला करें, लेकिन पत्थर फेंकना हमारी मजबूरी है। कौन सी मजबूरी, कहां की मजबूरी? अगर यही आपका कहना है सियासी मुकाबला तो फिर छोड़िए ना, फिर कोई सियासत नहीं। आप पत्थर फेंकोगे तो फिर मुझे कानून का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूं जहां पे पथराव का इस्तेमाल नहीं होगा, जहां पे कानून को हाथ में ले जाने की कोशिश नहीं की जाएगी, वहां पे मेरे पुलिस वाले या मेरे CRP वाले कहीं पे लोगों के साथ सख्ती नहीं करेंगे। या आप लिख के ले लीजिएगा मुझसे। पासपोर्ट वेरिफिकेशन की यहां पे बात हुई, उसमें तेजी लाई गई है और बेहतरी लाने की जरूरत है, इसलिए हमने उसको पब्लिक सर्विस गारंटी, यही बात लेके तो हम मरकज के पास गए हैं कि जनाब उनकी तनख्वाह बढ़ाने की जरूरत है। अब मरकज की परेशानी यह है कि SPO सिर्फ जम्मू कश्मीर में काम नहीं कर रहा है, SPO जो है पूरे मुल्क में काम कर रहा है, खासकर उन इलाकों में जहां नक्सलवादी जो है हमले हो रहे हैं। और मरकज के तरफ से एक यूनिलैटरल डिसीजन जम्मू कश्मीर के लिए मुमकिन नहीं है। अब आप मुझसे कहोगे जनाब आप अपने खजाने से दो, काश मेरे खजाने में इतना पैसा होता मैं दे देता। कंजूसी हमारे तरफ से नहीं है, हमारे तरफ से मजबूरी है। हमारे खजाने में इतना पैसा है ही नहीं कि मैं खुद जो है इस इंक्रीमेंट को बर्दाश्त कर सकूं, लेकिन उसके बावजूद हमने कुछ ऐसे इकदाम उठाए जिससे कि SPOs को ये लगे कि हम उनके सर्विस की कदर करते हैं। इस हुकूमत से पहले अगर मिलिटेंसी के किसी एक्टिविटी में SPO मारा जाता था तो उसके घर वालों को SRO 43 सिविलियन लाइन्स पे मिलता था, सिविल लाइन में उनको खड़ा किया जाता था और फिर सालों साल लगते थे उनके SRO केस बनने में। ये कोलिशन गवर्नमेंट की जो है उनका एक फैसला था
کہ اگر SPO جو ہے ملٹنسی کے دوران مارا جائے تو انہیں بھی ایک پولیس افسر کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا اور ان کا SRO کیس جو ہے فوری طور پروسیس کر کے ان کے فیملیز کو دیا جائے گا تاکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ہو. یہاں پہ ہم صرف ریہیبلیٹیشن ملٹنٹس کی نہیں کر رہے ہیں، جتنا خیال ہم اپنے پولیس والوں کی کرتے ہیں شاید ہی اور کوئی کرتا ہوگا، اور صرف مالی طور نہیں، انسانی طور. کسی بھی جو ہمارے پولیس والے جو یہاں پہ ایکشن میں مارے گئے ہیں ان کے گھر والوں کو ہم بھولتے نہیں ہیں، چاہے ان کی بچوں کی اسکول میں تعلیم، چاہے ان کے جو لواحقین ہیں ان کے جو مینٹیننس کے لیے، ان کی ٹریننگ کے لیے، ان کو نوکری کے لیے، باقی چیزوں کے لیے ہم آگے ہوتے ہیں ان کا ساتھ دینے کے لیے. لیکن جو ملیٹنٹ سرینڈرڈ یا ریلیز ملیٹنٹ ہو ان کا ریہیبلیٹیشن بھی ایک ہمارے لیے مجبوری ہے. مجبوری اس لیے کیونکہ اگر ہم ان کو ریہیبلیٹیٹ نہیں کریں گے وہ دوبارہ ملٹنٹ بن جاتے ہیں. ہم نے عام طور پہ پایا ہے کہ جہاں پہ پتھراؤ کے واقعے زیادہ ہوتے ہیں وہاں پہ اکا دکا جو ہے سرینڈر ملٹنٹ آپ کو مل جائے گا، اور وہ اس لیے آ جاتے ہیں کیونکہ ان کی ریہیبلیٹیشن ٹھیک سے ہوئی نہیں. تو یہ مت سمجھیے کہ ملٹنٹوں کو ریہیبلیٹیٹ کرنے سے ہم ان پہ کوئی احسان کر رہے ہیں، ہم اپنے اوپر احسان کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے سے ریاست کے حالات جو ہیں وہ اور زیادہ سازگار ہو جاتے ہیں.